Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर, जहां पर आज हम स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे वीडियो को आज डिटेल में चर्चा करेंगे और स्विट्जरलैंड में जो जो व्यवस्था देखने को मिलता है उसको आज पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, फीचर्स, फेडरल असेंबली और 10 ऐसे चीज़ जो स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन को महानतम बनाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड दुनिया में दो चीज़ के लिए मशहूर है, एक है अपना टूरिज्म की वजह से और एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के वजह से। टूरिज्म को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर साल हर ईयर बहुत सारे लोग बहुत सारे कंट्री से जाते हैं वहाँ घूमने के लिए, बर्फ़ का आनंद लेने के लिए। तो उसके अलावा और एक चीज़ उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है जो कि उसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पीपुल डायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। उनका जो 4 डिवाइस है और वी कैन बेसिकली हम बोलते हैं उसको 3 डिवाइस, जैसे कि हम बोल सकते हैं रेफरेंडम, इनिशिएटिव और रिकॉल। रिकॉल के बाद भी और एक चीज़ होता है उनका जो प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड मीन्स क्या है? पीपुल ओपिनियन लेना। तो ये सब चीज़ स्विट्जरलैंड को एक विशेषता बनाता है, उसको एक अलग राष्ट्र बनाता है। तो ये सब चीज़ हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड को ऑफिशियली बोला जाता है स्विस कॉन्फेडरेशन, जो कि वेस्टर्न, सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप में अवस्थित हैं। स्विट्जरलैंड में कुल 26 कैंटन है, 26 कैंटन। जैसे कि हमारे इंडिया में स्टेट बोला जाता है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में कैंटन बोला जाता है, जो कि अपने फेडरल अथॉरिटी को बर्न, जो कि उनका कैपिटल सिटी में एज ए रिप्रेजेंटेटिव उनको भेजते हैं। जैसे हम यहाँ पर दिल्ली को भेजते हैं, वो वहाँ पर बर्न, जो कि उनका कैपिटल सिटी को भेजते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते हैं वहाँ से। स्विट्जरलैंड को लैंडलॉक कंट्री भी बोला जाता है, क्योंकि वो अपना बॉर्डर और बाउंड्री जो कि बहुत सारे देश के साथ संजोग करता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं इटाली को साउथ से, फ्रांस को वेस्ट से, जर्मनी को नॉर्थ से और ऑस्ट्रिया और लिचिस्तान को ईस्ट से वो अपने बाउंड्री में संजोग करता है। जैसे हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, वैसे ही स्विट्जरलैंड इन कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम स्विस प्लेटू के बारे में बात करें तो स्विस प्लेटू को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, जो कि एक है एल्प्स और एक है जूरा। तो अगर हम एल्प्स के बारे में बोला जाता है तो उसको बोला जाता है ग्रेट पार्ट ऑफ टेरिटरी, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली बोलें तो वहाँ पर 8.5 मिलियन लोग वहाँ पर निवास करते हैं। अगर हम उनमें से 2 प्रमुख सिटी के बारे में बात करें, जो है एक ज्यूरिच और एक जेनेवा, जहां पर सर्वाधिक लोग वहां पर बसावास करते हैं और उसको एक इकोनॉमिक सेंटर भी बोला जाता है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि यूएनओ का डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांच, जो कि है जेनेवा, उसका जो हेडक्वार्टर के रूप में भी घोषित किया गया है और बहुत सारे प्रमुख जैसे कि WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में भी पाया जाता है। वर्तमान स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं उली मैरूर। स्विट्जरलैंड के बारे में और कुछ तथ्य के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं स्विट्जरलैंड को एक स्थायी भाव में कॉन्स्टिट्यूशन 18 अप्रैल 1999 को मिला था, जो कि कार्यकारी में 1 जनवरी 2000 से आया था। स्विट्जरलैंड में 2 सदन देखने को मिलता है, एक है नेशनल काउंसिल और एक है काउंसिल ऑफ स्टेट। नेशनल काउंसिल को पीपुल रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है और द काउंसिल ऑफ स्टेट को स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। नेशनल काउंसिल में कुल 200 मेंबर हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट में कुल 46 मेंबर हैं। तो ऑल टोटल हम बात करें तो 246 मेंबर आर इलेक्टेड। अगर हम स्विट्जरलैंड के फेडरल असेंबली के बारे में बात करें, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड फेडरल असेंबली, वो 3 स्तर में डिवाइड हुआ है। जैसे कि फेडरल काउंसिल है और एक है फेडरल चांसलर, एक है फेडरल जज है। जैसे कि हमारे यहाँ बोला जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। स्विट्जरलैंड का और एक विशेषता ये है कि वहाँ पर 7 पार्लियामेंट्री ग्रुप देखने को मिलता है और हम बोल सकते हैं कि वो जो 7 पार्लियामेंट्री ग्रुप, जो कि एक एक्चुअल बॉडी है जो कि स्विट्जरलैंड की सरकार को चलाते हैं। स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिल में बोले जाने वाला प्रमुख भाषा का नाम है जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमानिस भाषा वहाँ पर ज़्यादातर बोला जाता है। स्विट्जरलैंड में हर 4 साल में इलेक्शन होता रहता है और हर 4 साल में नया प्रतिनिधि आते रहते हैं डिफरेंट कैंटन से। जैसे कि हमारे इंडिया में 5 साल होता है, वहाँ पर 4 साल में एक बार इलेक्शन होता है। अगर हम स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, जो कि शुरू हुआ था 1848 में, जहां पर कुछ उसमें रिफॉर्म लाकर पहली बार वहां पर कोशिश किया गया था। देन 1874 कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ रिवीजन करके वहां पर भी कुछ बदलाव लाया गया था। देन 1999 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है स्विट्जरलैंड लोगों के लिए, क्योंकि उस 1999 कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा ऐसा चीज़ वहाँ पर अडॉप्ट किया गया था जिसके कारण स्विट्जरलैंड को आज विशेषतम कॉन्स्टिट्यूशन में से एक माना जाता है।
जो कि 18 अप्रैल 99 में कंप्लीट हो चुका था, जिसको लागू में आने में लगा था थोड़ा समय, जो कि 1 जनवरी 2000 में लागू में आया था। अगर हम 1848 कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो फर्स्ट टाइम स्विट्जरलैंड में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए सोचा गया था, जिसको हम डाइट बोलते हैं, जो कि 14 मेंबर कंसिस्ट करता था। उस 14 मेंबर को दायित्व दिया गया था कि स्विट्जरलैंड के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था और जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया था वहाँ पर वैसे ही एक जो कि एक असेंबली था जिसको हम बोलते हैं डाइट, जो कि 14 मेंबर विशिष्ट था, उसको दायित्व मिला था कि वो स्विट्जरलैंड का संविधान बनाए। अगर हम उसको देखें तो उन्होंने प्रोमुलेट कब से किया था, सितंबर 12 और 1848 से वो लागू हुआ था, उसको कार्यकारी किया गया था और उसको स्विट्जरलैंड के लोगों के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों के पास भेजा दिया गया था। अब हम देखेंगे कि वो 1848 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रस्ताव दिया गया था। पहला तो था एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर, 2 सदन वाला एक घर निर्माण करेंगे, जहां पर बहुत सारे कैंटन से या प्रोविंस से लोग चुनकर आएंगे और वहां पर रिप्रेजेंटेशन देंगे। साथ ही साथ वहां पर 2 डिवाइस के बारे में भी बोला गया था, जैसे कि हम बोल सकते हैं रेफरेंडम और इनिशिएटिव के बारे में बात किया गया था। तो ये सब चीज़ हम देखें तो 1848 कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। अगर हम वैसे ही देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1874 को, तो 1874 को हम बोलते हैं नेक्स्ट रिवाइज कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड, जहां पर और एक बार पुनर्बार कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार लाने की कोशिश किया गया था। वहां पर एक पूर्ण रूप से हम बोल सकते हैं कि वहां पर सेंट्रलाइजेशन को फोकस करके ही उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया गया था। वहां पर साथ ही साथ एक फेडरल असेंबली के लिए भी प्रस्ताव दिया गया था, जो कि कार्यक्रम कब हुआ था, मई 29, 1874। जब वो रिवाइज हुआ था वहाँ पर टोटल कब कितना आर्टिकल थे, तो 123 आर्टिकल थे जब 1874 कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन हुआ था। स्विट्जरलैंड का जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि 1999 कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप में एक स्विट्जरलैंड को एक सटीक कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, जिसको अभी तक भी फॉलो करते आ रहे हैं। तो देखें तो वो 1999 कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 196 आर्टिकल था, जो कि उससे ज़्यादा था और बहुत सारे जो 1848 1874 कॉन्स्टिट्यूशन से भी वो ड्रॉ आउट किया था। ज़्यादातर वहाँ पर वो किस चीज़ को फोकस दिया था कि सेंटर और कैंटन के बीच में कैसे एक अच्छा ताल्लुकात बना रहे, इसको लेकर 1999 कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत प्रमुख रूप में देखा गया था। अगर हम स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल के बारे में बात करें तो वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल से मिलता जुलता है। तो जितना भी चीज़ हम देखते हैं स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूएसए से बहुत सारा चीज़ ड्रॉ आउट किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर एडॉप्टेड कहाँ से किया गया था, 1848 कॉन्स्टिट्यूशन और 1874 कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ चीज़ भी ड्रॉ आउट किया गया था। अगर हम 1999 कॉन्स्टिट्यूशन को बात करें तो उसको अप्रूव दिए थे 3/5 वोटर ने अप्रूव दिया था, और वो 2000 जो कि 5 जनवरी 2000 से वो कार्यकारी में आया था। वहाँ पर थोड़ा ही फॉर्मल चेंजेस लाया गया था और स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में भी थोड़ा बदलाव किया गया था, अगर हम 1999 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलें तो। अगर हम स्विट्जरलैंड के पुराने वाले संविधान को देखें तो बहुत ही वो डिफ़िकल्ट था कि उसको समझने के लिए, तो जिसके वजह से वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐसा एक चीज़ लाया गया था कि लोगों को इजीली समझ में आए, जो कि हम बोलते हैं मल्टीट्यूड ऑफ अमेंडमेंट पास्ट इन प्रीवियस 25 ईयर। तो मल्टीट्यूड ऑफ अमेंडमेंट्स में क्या है, बहुत सारा अमेंडमेंट लाया गया है कि ताकि अच्छे से अच्छा व्यवस्था बनाया जाए, ताकि लोगों भी समझ पाएँ और लोगों जान पाएँ और उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ईजिली पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो स्विट्जरलैंड में ज़्यादातर कितना आर्टिकल देखने को मिलता है, 200 आर्टिकल देखने को मिलता है, लगभग 200, मगर हम रियलिटी में बात करें तो वहाँ पर 196 आर्टिकल देखने को मिलता है, जिसमें राइट्स और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी भी इंक्लूडेड हैं। स्विट्जरलैंड में और एक चीज़ बहुत अच्छा देखने को मिलता है कि वहाँ पर पॉलिटिकल बैलेंस देखने को मिलता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, जो कि हम इतना डाइवर्स होने के बावजूद वहाँ पर बहुत सारा यूनिटी का फीचर्स देखने को मिलता है। वहाँ पर कोई भी ऐसे डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। वहाँ पर पार्टी में भी कोई भी एक पार्टी से ही नेतृत्व नहीं दिया जाता है, बहुत सारे पार्टी जितने भी होते हैं वो सब पार्टी से एक एक आते हैं, लीडरशिप लेते हैं। तो ये एक खूबी हमें स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम बोलें तो अगर हम बोले तो फेडरल गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी है कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज में सुपरवाइज भी कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन अफेयर, फॉरेस्ट्री एंड वाटर कंजर्वेशन को भी। ये सब फैसिलिटी किसके पास है, फेडरल गवर्नमेंट। जैसे कि यहाँ पर हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो बहुत सारे क्षमता रहता है, वैसे ही वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत सारा क्षमता रहता है।
अगर हम स्विट्ज़रलैंड के लेजिस्लेचर के बारे में बात करें तो वो बाइकैमरल इन नेचर है। बाइकैमरल इन नेचर मीन्स वहाँ पर दो सदन देखने को मिलता है, एक है नेशनल काउंसिल और एक है काउंसिल ऑफ स्टेट। नेशनल काउंसिल को जहाँ पर पीपुल रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट को वहाँ पर कैंटन से प्रतिनिधि रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो नेशनल काउंसिल में 200 मेंबर हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट में 46 मेंबर हैं। तो कुल बात करें तो 246 मेंबर चुनकर बर्न, जो कि उनके कैपिटल सिटी में स्थित, वो सदन में जाते हैं। वैसे ही अगर हम स्विट्ज़रलैंड के और एक काउंसिल के बारे में बात करें जो कि उनका एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, तो उनके एग्जीक्यूटिव ब्रांच को बोला जाता है फेडरल काउंसिल, जहां पर 7 कॉलेजियल मेंबर होते हैं जो कि हम बोलते हैं प्लूरल मेंबर बोलते हैं। तो उस प्लूरल मेंबर में से एक होता है प्रेसिडेंट, जो कि एक टर्म पीरियड के साथ 1 साल में बदलते रहते हैं। वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, प्रेसिडेंट फिर चेंज हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है। तो अदल बदल प्रोसेस चलता रहता है ताकि क्षमता एक व्यक्ति के पास सदैव के लिए ना रहे और एक सरकार का पूर्ण रूप से, एक अच्छा रूप से संतुलन बनाए रहे, इसको वहाँ पर गुरुत्व दिया गया है। स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक विशेषता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ डिसीजन रिक्वायर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव और पीपुल के बीच में एक तालमेल बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि पीपुल के पास वहाँ पर एक ऐसा पावर दिया गया है जो कि हम बोल सकते हैं कि रेफरेंडम और इनिशिएटिव के थ्रू पीपुल वो रिप्रेजेंटेटिव को क्वेश्चन भी कर सकते हैं और लॉ में कुछ चेंजेस के लिए भी प्रस्ताव दे सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसा डिवाइस के बारे में बात किया गया है जहाँ पर पीपुल उसको यूज करके बहुत सारे चीज़ को भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं रेफरेंडम मस्ट बी हेल्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को ही लेकर वो रेफरेंडम यूज हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि मेजर इंटरनेशनल ट्रीटी को लेकर, जैसे कि वोटर में ऑल्सो कॉल रेफरेंडम टू चैलेंज ए लॉ ऑल्सो। तो यहाँ पर लॉ को भी पीपुल चैलेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर उसका प्रोसीजर भी बोला गया है कि पीपुल को एटलीस्ट कितना सिग्नेचर चाहिए, 50,000 सिग्नेचर विद इन द 100 डे ऑफ पैसेज। तो 100 दिन के अंदर अगर कोई पीपुल 50,000 सिग्नेचर ले आता है तो वो रेफरेंडम वो पास हो सकता है और मेजोरिटी को भी वो पास करता है, जिसके चलते वहाँ पर लोगों का डिसीजन को बहुत ही गुरुत्व जा सकता है और उस लॉ में कोई भी चेंजेस भी लाया जा सकता है। रेफरेंडम के अलावा स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में और एक चीज़ देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो स्विस सिटीजन होते हैं वो कॉल कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल वोट ऑन एनी इशू बाय कलेक्टिंग 1 लाख सिग्नेचर। तो यहाँ पर और कोई इशू हुआ, वो चाहे वो नेशनल वोट को लेकर, तो वहाँ पर पीपुल्स 1 लाख सिग्नेचर लाकर भी उसको रेफरेंडम कर सकते हैं और उसमें कोई बदलाव लेने का चेष्टा भी कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 196 आर्टिकल हैं जो कि 6 टाइटल्स में डिवाइड हुआ है। उसके फर्स्ट टाइटल में बोला गया है प्रीएम्बल के बारे में और उसमें जनरल प्रोविज़न के बारे में भी जिक्र किया गया। टाइटल 2 में जो कि फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन एंड सोशल गोल के बारे में बोला गया है। टाइटल 3 में कॉन्फेडरेशन, कैंटन एंड कम्युनिटीज के बारे में वहाँ पर जिक्र किया गया है। वैसे ही अगर हम टाइटल 4 के बारे में बात करें तो जहाँ पर द पीपुल एंड द कैंटन के बारे में बोला गया है। टाइटल 5 में फेडरल अथॉरिटीज़ के बारे में बोला गया है और टाइटल 6 में रिवीजन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ट्रांजेक्शनल प्रोविज़न के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो वहाँ पर 6 टाइटल है और 196 आर्टिकल हैं, जिसको स्विट्ज़रलैंड को एक प्रमुख और एक विशेषता राष्ट्र बनाता है विथ हैविंग द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी सारे फीचर्स हैं उसको अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस प्रकार का व्यवस्था स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है। ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट रिवीजन इन 1999। तो 1999 रिवीजन होने के बाद क्या क्या सब मूल मंत्र स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम उसके कुछ फीचर्स के बारे में देखें तो पहला आता है प्रीएम्बल, उसके बाद देते हैं रिटन एंड एनेक्टेड एंड अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट्स, सोशल गोल, पर्पज ऑफ द स्टेट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड अदर। तो ये सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम अभी पहले देखेंगे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम प्रीएम्बल को देख लेते हैं तो जान जाते हैं कि एक संविधान में क्या क्या सब मूल मंत्र डाला गया है। वैसे अगर हम स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को देखें तो वहाँ पर लिखा गया है कि द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन ओपन विथ ए प्रीएम्बल which begins by the words in the name of God Almighty with the Swiss people and canton. It expressed the firm resolve to renew the reliance to strengthen liberty and democracy, independence and peace in the solidarity and openness towards the world.
अगर एक व्यक्ति स्विस प्रियम्बल को पढ़ता है तो वो इजीली जान सकेगा कि स्विस किस प्रकार का राष्ट्र है और क्या क्या सब मूल मंत्र डाला गया है। ज़्यादातर हम यहाँ पर देखने से हमें ये मिला कि वहाँ पर लिबर्टी को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, साथ ही साथ डेमोक्रेसी के बारे में बोला गया है, साथ ही साथ पीस एंड सॉलिडेरिटी, साथ ही साथ ओपोनेंस टुवर्ड्स द वर्ल्ड। तो हम सबके साथ एक फ्रेंडलीहुड बनाकर रखना चाहिए, वो सब चीज़ के बारे में बात किया गया है। अगर हम ओवरऑल बोले तो यहाँ पर पीपुल लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर पीपुल जो बोलेंगे उसके हिसाब से ही सरकार का गठन होगा, सरकार का निर्माण होगा उनके हिसाब से, क्योंकि पीपुल इज पॉपुलर सबोर्डिनेटी। अगर हम उसके फीचर्स के बारे में बात करें, फर्स्ट फीचर जो कि है रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर हम स्विस कॉन्स्टिट्यूशन को गौर से देखें तो ये बहुत बार रिवाइज हुआ है, 1848 से लेकर 1874 से लेकर 1999 तक। तो इतने रिवीजन प्रोसेस में बहुत सारा फीचर्स उसमें इंक्लूड किया गया है। उसका आर्टिकल अभी 196 से 197 तक बढ़ गया है। साथ ही साथ वहाँ पर हमें 6 पार्ट देखने को मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पर उसको बोला जाता है रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के 6 पार्ट के बारे में। पहले पार्ट में आता है जनरल प्रोविज़न, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 6 तक फैला हुआ है। अगर हम सेकंड टाइटल के बारे में बात करें, वहाँ पर बेसिक सोशल एंड सिविल राइट के बारे में किया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 7 से लेकर आर्टिकल नंबर 41 तक है। अगर हम उसके थर्ड टाइटल के बारे में बात करें तो वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है फेडरेशन, कैंटन एंड म्यूनसिपैलिटी के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 42 से लेकर 135 के बीच में है। अगर हम उसके फोर्थ टाइटल के बारे में बात करें तो पीपुल एंड कैंटनल रिलेशन के बारे में बात किया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 136 टू 142 में फैला हुआ है। अगर हम उसके फिफ्थ टाइटल के बारे में बात करें तो वहाँ पर फेडरल अथॉरिटी के बारे में बात किया गया है, जहाँ पर 143 से लेकर 191 तक उसको डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम उसके 6th नंबर टाइटल को देखें, जहाँ पर रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द टेम्पररी प्रोविजन के बारे में बात किया गया है, जहाँ पर हम कोई भी संविधान में कुछ बदलाव ला सकें और उसके में कुछ रिफॉर्म कर सकें, उसके बारे में जिक्र किया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 191 से लेकर 196 तक। तो अगर हम प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बात करें तो ये 196 आर्टिकल बढ़कर 197 भी हो गया है। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड फीचर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया है, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जिसके चलते हुए उसको कोई भी ऐसे ऑर्डिनरी लॉ लाकर उसको पास नहीं कर सकता है, जहाँ पर बोथ लेजिस्लेचर और साथ ही साथ पीपुल का वोट बहुत ही आवश्यक है। अगर पीपुल और लेजिस्लेचर एक साथ सहमत होते हैं तभी जाकर उनमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिवाइज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर में एक एडप्ट किया गया जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके फीचर और उसके लॉ को चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड नंबर फीचर्स है रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बोलने से यहाँ पर बोला गया है कि उसका एक नियमित भाव में एक संविधान होना चाहिए और जो उसके देश के प्रमुख हों, जो कि हेड ऑफ द स्टेट, वो इलेक्टेड हों, तो उसको हम बोलते हैं रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाँ, ज़्यादातर वो सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें स्विस कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखने को मिलता है। वहाँ पर भी उनका एक राष्ट्रपति शासन है, वहाँ पर उनका राष्ट्रपति ही प्रमुख व्यक्ति हैं। तो हम बोल सकते हैं कि स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ नंबर फीचर है फेडरलिज्म। तो उनका फेडरलिज्म आर्टिकल नंबर 1 में डिस्क्राइब किया है। अगर हम उसके फेडरलिज्म का बोरो को देखें तो 1874 से ही वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन में ला चुके थे। तो अगर हम उनके फेडरेशन के देखें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका जो भी प्रमुख सरकार होते हैं और जो भी कैंटन होता है उनके बीच में हुआ है। अगर हम उसके फेडरेशन के बारे में तो 23 कैंटन्स फेडरेशन है, जहाँ पर उनको पावर मिला है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन देने का पावर मिला है, साथ ही साथ वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम उसके कैरेक्टर के बारे में बात करें तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर है नॉन सॉवरिन स्टेटस ऑफ द कैंटन, देन है सुप्रीमेसी ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीमेसी ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है कि वो अपना संविधान के हिसाब मुताबिक वहाँ पर शासन होगा। तो वहाँ पर और एक चीज़ के बारे में बोला गया है कि रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद बोला गया है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्विस फेडरेशन एंड कैंटन। अगर देखें तो कैंटन हैव देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल्सो एंड ऑल दिस फीचर क्लियरली एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ फेडरेशन इन स्विट्जरलैंड। तो एक प्रकार का हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फेडरलिज्म का स्थापना हुआ है, जहाँ पर पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कैंटन और गवर्नमेंट के बीच में।
स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के 5th नंबर फीचर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड है उसका एक उदाहरण। हम बोल सकते हैं कि स्विट्जरलैंड ही एकमात्र कंट्री है जहाँ पर हमें डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। फर्स्ट उसका मेन कॉज है पॉपुलेशन, वहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एंड हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक्टिव पीपुल पार्टिसिपेंट, पीपुल ज़्यादातर आकर वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम कोई भी बिल पास करना चाहते हैं तो वो लेजिस्लेचर और पीपुल का ओपिनियन बहुत ही मैटर करता है। वहाँ पर पीपुल को सर्वमान्य किया जाता है। अगर पीपुल अप्रूव नहीं करते तो वो चीज़ पास नहीं हो सकता है। साथ ही साथ कैंटन और पीपुल का भी वोट बहुत ही गुरुत्व देता है। तो इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का स्थापना किया गया है, जिसके थ्रू में पीपुल एंड लेजिस्लेचर दोनों ही इक्वल रोल प्ले करते हैं। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का 6 नंबर फीचर है प्लूरल एग्जीक्यूटिव। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पर 7 मेंबर होते हैं, 7 एग्जीक्यूटिव, जो कि फेडरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। वो 4 साल के लिए होते हैं और वो जो भी चुने जाते हैं एग्जीक्यूटिव वो फेडरल काउंसिल से आइदर होते हैं और उनका जो टाइम पीरियड होता है 1 ईयर। तो हर एक साल एक फेडरल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित होते हैं और वो एक हायरार्किकली अरेंज है। अगर एक प्रेसिडेंट होता है तो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ऐसे करके वो रोटेट करते रहते हैं। एक प्रेसिडेंट हुआ उसका टर्म खत्म होता है, वो दूसरा आता है, दूसरा प्रेसिडेंट होता है उसका टर्म होता है। तो वो ऐसे सर्किल मैनर में चलते रहते हैं। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का 7 नंबर फीचर है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर में हम स्विट्जरलैंड में दोनों सदन देखने को मिलता है। एक होता है सीनेट, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, जहां पर 46 मेंबर होते हैं, और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर 200 मेंबर होते हैं। तो बहुत ही जो दोनों हाउस के मेंबर इलेक्टेड होकर ही आते हैं। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के 8 नंबर फीचर हैं बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट को हम एक तरह से समझ सकते हैं कि ये एक फंडामेंटल राइट है। इंडिया में जैसे उसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, वैसे ही स्विट्जरलैंड में उसको बिल ऑफ राइट बोला जाता है। अगर हम उनके बिल ऑफ राइट को देखें तो पूरा डिटेल मैनर से उसको डिस्क्राइब किया गया है। बिल ऑफ राइट का डिस्क्रिप्शन हमें टाइटल 2 चैप्टर 1 एंड 2 एंड आर्टिकल 7 to 40 में उसको हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर ज़्यादातर पीपुल के बेसिक्स राइट, जैसे कि हम बोल सकते हैं सिविल, सोशल, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में ज़्यादातर बात किया गया है और जितना भी राइट्स है उसको पूरा डिटेल से उसको भीतर इनकॉर्पोरेट किया गया है। हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर स्विट्जरलैंड में ज़्यादातर पीपुल को बहुत ही गुरुत्व दिया जाता है और पीपुल को सर्वप्रथम में रखा जाता है, जिसके चलते हुए उनको बहुत सारा राइट, जैसे कि हमारे संविधान में देखने को मिलता है, वैसे ही उनके संविधान में भी बहुत सारा राइट्स पीपुल लोगों को दिया गया है। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है डुअल सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड में 2 नागरिकता दिया जाता है, एक कैंटन का दिया जाता है और एक स्विस फेडरेशन का दिया जाता है। जैसे कि हम यूएसए में देखने को मिलता है, वैसा प्रोविजन यहाँ पर स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिलता है। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है नो जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि हम इंडिया और यूएसए में जुडिशियल रिव्यू देखते हैं कि कोई भी लेजिस्लेचर लॉ बनाता है तो उसको रेक्टिफाई करने जज और कोर्ट के पास पहुंचा जाता था, मगर यहाँ पर वो सिस्टम कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है। तो हम एक प्रकार का बोल सकते हैं कि वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू सिस्टम नहीं है। तो होगा भी तो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। अगर हम उसको बोले तो एक ट्रिब्यूनल लेवल में ही खाली ये सीमित है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फेडरल असेंबली ऑफ स्विट्जरलैंड। जैसे कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होता है, उनके यहाँ फेडरल असेंबली बोला जाता है। तो उनका फेडरल असेंबली अगर देखें तो उनमें भी 2 बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर में 2 ही सदन है, एक है नेशनल काउंसिल और एक है काउंसिल ऑफ स्टेट। तो नेशनल काउंसिल को बोला जाता है पीपुल रिप्रेजेंटेटिव और काउंसिल ऑफ स्टेट को बोला जाता है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट के बारे में। अगर स्विट्जरलैंड को पार्लियामेंट को देखें तो वहाँ पर भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। तो हम कुल मेंबर के बारे में बोलें तो टोटल रिप्रेजेंटेटिव बोलें तो वहाँ पर कुल होते हैं 246 मेंबर। कितना होते हैं? 246 मेंबर, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड मीन्स जो पीपुल डायरेक्टली अपने द्वारा ही वोट करके भेजते हैं, ना कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो उनका जो 2 चैम्बर का नाम है नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट। जो नेशनल काउंसिल जो हम बोलते हैं तो नेशनल काउंसिल पीपुल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जो पीपुल लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं जो कि प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। स्विच के पीपुल बिलीव करते हैं ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल के प्रिंसिपल में। फेडरल असेंबली जो स्विट्जरलैंड फेडरल लेजिस्लेचर इट मीन्स इन बॉर्न इन फेडरल प्लेस। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो फेडरल असेंबली है जो कि उनके कैपिटल सिटी बॉर्न में देखने को मिलता है, वहाँ पर होता है, कंडक्ट किया जाता है।
जहां पर लगभग 200 सीट और 46 सीट विशिष्ट एक हाउस है, जहां पर लोग बैठकर अपने प्रोविंसेस के बारे में डिबेट डिस्कशन करते हैं और एक सटीक निर्णय पर आते हैं। जहां से हम 200 जो मेंबर होते हैं वो थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम बोलते हैं नेशनल काउंसिल, और जो 46 हैं जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम काउंसिल ऑफ स्टेट को डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली कितने मेंबर होते हैं और उसका जो चैम्बर कहाँ पर देखने को मिलता है। अगर चैम्बर का बात करें तो ये बॉन सिटी में देखने को मिलता है, जो कि उनका कैपिटल सिटी है, जिसको हम बोलते हैं अपर हाउस। उस अपर हाउस में टोटल होते हैं 46 मेंबर, जो कि अपने कैंटन्स, अपने जो प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से 20 कैंटन्स और प्रोविंसेस कितना रिप्रेजेंट देते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, 2 भेजते हैं। मगर और बाकी जो 6 के बारे में बात करें तो 6 क्या करते हैं, एक ही रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में कुल 26 कैंटन जो कि उनका प्रोविंसेस हैं, जहाँ कि हम इंडिया में बोलते हैं जिसे स्टेट, तो वहाँ पर उनका टोटल 26 प्रोविंसेस देखने को मिलता है। तो उस 26 प्रोविंसेस से 20 से क्या होते हैं, 2 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और 6 से एक रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर होते हैं 46 रिप्रेजेंटेटिव जो कि अपने प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कौन से प्रोविंसेस से एक जाते हैं, जैसे कि ओवल्डेन, देन है निदवल्डेन, देन है बेजलस्टाडा, देन है बेजललैंडशाफ्ट, देन है एपेंजेला, देन है ओसरोंडेन, देन है एपेंजेला इनोरजोडान। अब हम काउंसिल ऑफ स्टेट के टर्म पीरियड के बारे में देखेंगे। वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं। 4 साल ख़त्म होने के बाद फिर पुनर्बार उनको चुनाया जाता है। हम देखेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट में कौन सा पार्टी का दबदबा है और कौन सा पार्टी वहाँ पर पावरफुल है। अगर हम बात करें स्विट्ज़रलैंड में, तो स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादातर रिच पार्टी देखने को मिलता है, जहाँ पर मुख्यतः 5 पार्टी ही जिनका इम्पोर्टेंस और दबदबा देखने को मिलता है, जो है फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी, देन है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, देन है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, देन है स्विस पीपुल पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। इन 5 पार्टी का बहुत ही दबदबा स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इन पार्टी में से ही जितने भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अदर कैबिनेट जितने भी होते हैं उनके भीतर ही होता है, जो कि हम एक फॉर्म का कोलिशन भी बोल सकते हैं। कोलिशन करके भी वो लोग पार्टी में से ही अपना मेंबर को चुनते हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल, जो कि उसका लोअर चैम्बर है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। हम पहले से जानते हैं कि जो नेशनल काउंसिल में कुल कितने मेंबर होते हैं, 200 मेंबर होते हैं, जो कि अपने ही कोई डिस्ट्रिक्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से वो बहुत सारे एरिया से चुन कर आते हैं। अगर हम नेशनल काउंसिल के टर्म पीरियड के बारे में बात करें तो उसका भी कितना साल होता है, 4 साल के लिए ही लोग उनको चुनते हैं। फिर 4 साल के बाद फिर पुनर्बार वहाँ पर इलेक्शन होता है, फिर नया रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। अगर हम देखेंगे तो जो मेंबर उनको चुनकर जाते हैं, उनको कौन चुनता है, लोगों के द्वारा ही चुना जाते हैं। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए चुने जाते हैं। जो मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो किस बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जहाँ से जितना पॉपुलेशन वहाँ से उतना ही रिप्रेजेंटेशन भेजा जाता है। हम देखेंगे कि स्विस फेडरल असेंबली कहाँ पर बैठता है। तो स्विस फेडरल असेंबली जो कि स्विट्ज़रलैंड के कैपिटल सिटी बर्न सिटी में ही होता है। वहाँ पर एक बड़ा सा हाउस होता है जहाँ पर सब रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और डिबेट डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली है, जैसे हमारा पार्लियामेंट हाउस, वहाँ पर लोग रिप्रेजेंटेटिव सब जाते हैं और वहाँ पर डिबेट डिस्कशन करते हैं। वैसे ही स्विट्ज़रलैंड में उसका बर्न है, उसका कैपिटल सिटी, जहाँ पर है पार्लियामेंट हाउस, वहाँ पर लोग जाकर रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और डिबेट डिस्कशन करते हैं। तो अभी हम देखेंगे तो स्विस फेडरल असेंबली कुल 200 मेंबर होते हैं। जो 200 मेंबर होते हैं डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो डिफरेंट पार्टी हो सकता है, स्विस डेमोक्रेटिक पार्टी हो सकता है, वो कंजर्वेटिव पार्टी हो सकता है, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी हो सकता है। वो बहुत से पार्टी से वो रिप्रेजेंट देते हैं और उनमें से एक सहमत बनकर वो सरकार बनाते हैं। स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन व स्विट्ज़रलैंड संविधान के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम 10 ऐसे चीज़ स्विट्ज़रलैंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसके तहत हम जान पाएंगे कि स्विट्ज़रलैंड में किस प्रकार का व्यवस्था वहां पर प्रचलित है। अगर हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान को देखें तो उसको बनाने में बहुत समय लगा था। उसके समय के अंतराल में उसमें बहुत सारे चेंजेस लाया गया था और आखिरकार उसको 18 अप्रैल 1999 को उसको बनाकर रेडी कर दिया गया था और उसको लागू में 1 जनवरी 2000 से उसको लागू में लाया गया था। अब हम बात करेंगे स्विस कॉन्फेडरेशन के बारे में। कॉन्फेडरेशन मीन्स राज्य आदि का संगठन व परिसंघ को हम बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, स्विट्ज़रलैंड भी एक संगठन था जहां पर बहुत सारे कैंटन व बहुत सारे स्टेट का एकत्रित होकर वहां पर एक संगठन का गठन हुआ था, जिस संगठन के चलते हुए फ्रेंड में एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता था।
स्विट्ज़रलैंड में कुल हमें 26 कैंटन देखने को मिलता है। हर एक कैंटन का अलग प्रोविज़न है, वो अपने वे में अपना प्रोविंसेस को रूल एंड रेगुलेट करते हैं। अगर हम कैंटन सबका जर्नी के बारे में बात करें, वो कैसे एक कॉन्फ़िगरेशन में आए थे, तो पहले जो 3 कैंटन थे, यूरी, सैचुएज एंड अंटरवेल्डेन, जो कि एग्री हुए थे कि वो एक कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। कब? 1 अगस्त 1291 को वो एग्री हुए थे। तो वो कौन सी जगह में ये लोग एकत्रित हुए थे? बोलते हैं रुल्टी मेडवो ऑन लेक लुसरिनी। तो एक जगह बोल के थे, वहाँ पर सब लोग रियूनाइटेड हुए थे और उस डे को हम आज भी स्विस नेशनल डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पर स्विस नेशनल डे जो कि अगस्त 1291 में हुआ था, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर आज भी स्विस में स्विस नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। धीरे धीरे स्विस कॉन्फेडरेशन बढ़ता गया थ्रू आउट द सेंचुरी, और लास्ट में क्या हुआ, उसका बॉर्डर एक सेटअप हुआ। कब? 1815 को। वो करंट बॉर्डर कब सेटअप हुआ था? 1815 को। देन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड इन 1848, फाउंडिंग द फेडरल पार्लियामेंट एंड गिविंग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टन पावर। तो उसके बाद क्या हुआ? 1848 जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर हुआ था, जहाँ पर उन्होंने एक डाइट का निर्माण किया था। तो उसी के साथ ही साथ वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट व एक फेडरल पार्लियामेंट का निर्माण हुआ था, जिस फेडरल पार्लियामेंट को दायित्व दिया जाएगा कि वो स्विट्ज़रलैंड को रूल एंड रेगुलेट कर पाए, ताकि जो स्विस अच्छे से प्रॉपर वे में वहाँ पर रेगुलेट हो पाए। अब हम बात करेंगे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम मीन्स द पावर इज शेयर बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट, द कैंटनल गवर्नमेंट एंड द कंट्री मोर देन 2000 कम्युनिस्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि पावर को स्तर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो पहला पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है, जिसको हम इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है कैंटोनल गवर्नमेंट, कैंटोनल गवर्नमेंट को हम इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। एंड द कंट्री मोर देन 2000 कम्युनिस्ट। 2000 कम्युनिस्ट मीन्स यहाँ पर हम लोकल बॉडी इलेक्शन जैसे कि इंडिया में होता है, वैसा वहाँ पर कम्युनिस्ट सब के भीतर भी निर्वाचन होता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो जो नेशनल इशू को लेकर यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा ही पॉलिसी बनाया जाता है, जैसे कि डिफेंस, नेशनल रोड, एनर्जी एंड एक्सटर्नल रिलेशन के ऊपर खाली फेडरल गवर्नमेंट ही पॉलिसी बा लॉ बनाता है। वैसे ही हम बात करें कैंटन्स को, तो कैंटन्स का भी खुद का सरकार होता है, जिसको हम बोलते हैं कैंटोनल गवर्नमेंट, जहाँ पर उनका खुद का आइन, लॉ, कोर्ट भी देखने को मिलता है। मगर एक चीज़ हमें कैंटोनल गवर्नमेंट में देखने को मिला कि जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया रूल एंड रेगुलेशन को वो कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट्स व उससे एबव कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉलिसी लिखा गया है, जिस पॉलिसी खाली कैंटोनल लेवल में ही बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन को मान लो, या हेल्थ केयर व कल्चरल अफेयर से रिलेटेड सब जितने भी पॉलिसी हैं वो कैंटोनल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। वैसे अगर हम बात करें कम्युनिस्ट के बारे में, जो एक छोटा सा टेरिटरी होता है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ होता है लोकल बॉडी, तो वहाँ पर बोला जाता है कम्युनी। तो यहाँ पर जो कम्युनी को कौन रूल करता है? कम्युनल असेंबली, जो छोटा सा एक परिषद होता था, वो ही वहाँ पर उसको रूल एंड रेगुलेट करता था। एंड हैव देयर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग लोकल प्लानिंग, सोशल वेलफेयर एंड स्कूल। तो जो छोटा कम्युनी होता था वो कम्युनिटी खुद का डिसीजन खुद लेता था, जैसे कि अपने लोकल प्लानिंग के ऊपर, सोशल वेलफेयर का लेकर, सोशल समाज कल्याण के ऊपर लेकर, बस स्कूल को लेकर वो लोकल कम्युनिस्ट उसके ऊपर वो निर्णय ले पाता था, जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं लोकल बॉडी इलेक्शन। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक प्रोविजन है, देयर आर 2 हाउस ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट। 2 हाउस का मतलब है वहाँ पर हमें 2 सदन देखने को मिलता है, इसलिए स्विट्जरलैंड पार्लियामेंट को बोला जाता है बाई कैमरा लेजिस्लेचर। उसका अपर वाला पार्ट को व अपर चैम्बर को हम बोलते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट, और उसके लोअर चैम्बर को हम बोलते हैं द नेशनल काउंसिल। इंडिया के साथ तुलना करें तो उसका जो नेशनल काउंसिल होता है हमारे इंडिया का लोकसभा, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं इंडिया का राज्यसभा। तो अगर हम नेशनल काउंसिल के मेंबर के बारे में बात करें तो कितने मेंबर चुनकर आते हैं, तो कुल 200 मेंबर चुनकर वहाँ पर जाते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट में कुल 46 मेंबर चुनकर जाते हैं। तो पूरा टोटल काउंट करें तो टोटल 246 मेंबर कैंटोनल लेवल से चुनकर फेडरल पार्लियामेंट को जाते हैं।
स्विट्जरलैंड में 4 साल में एक बार इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में 200 एमपी चुनकर द नेशनल काउंसिल को जाते हैं और 46 सीनेटर चुनकर द काउंसिल ऑफ स्टेट को जाते हैं। तो हमें यहाँ पर और एक चीज़ देखने को मिला कि ईच कैंटन हैज़ 2 रिप्रेजेंटेटिव अपार्ट फ्रॉम द 6 हाफ कैंटन दैट वर फॉर्मली जॉइन विथ अनदर, फॉर एग्जाम्पल वेजल सिटी एंड वेजल कंट्री विच हैव 1 ईच। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ कैंटन से फुल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स हम 20 कैंटन से फुल आते हैं और जो भी 6 कैंटन रह गया वो उसमें से एक एक प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। अगर हम उनके पावर के बारे में बात करें तो दोनों ही हाउसेस के पास दोनों ही सदन के पास सेम ही पावर रहता है और वो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, फेडरल असेंबली। जैसे कि इंडिया में बोला जाता है संसद, जो कि लोकसभा और राज्यसभा लेकर बनता है, वैसे ही अगर उनके फेडरल असेंबली देखें तो उनका फेडरल असेंबली 2 सदन जो कि द नेशनल काउंसिल और द काउंसिल ऑफ स्टेट लेकर ही बनता है, which is the highest पब्लिकली इलेक्टेड अथॉरिटी इन द लैंड। तो जो भी दोनों सदन के मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली पीपुल के द्वारा ही निर्वाचन के प्रक्रिया से चुनकर ही जाते हैं। वैसे ही और एक प्रोविज़न जो स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है वो है द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट नॉट द पीपुल। जो सरकार स्विट्जरलैंड को कंट्रोल बा रेगुलेट करता है उसको स्विस पार्लियामेंट के द्वारा ही चुना जाता है, जिसको हम बोलते हैं द एग्जीक्यूटिव बॉडी बा द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव स्विस के पीपुल के लिए आइन बनाता है जिसको हम बोलते हैं द फेडरल काउंसिल। द फेडरल काउंसिल क्या है, उनका एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो स्विट्जरलैंड के पीपुल व स्विट्जरलैंड के नागरिक के लिए लॉ सब बनाता है। अगर हम फेडरल काउंसिल के बारे में बात करें तो फेडरल काउंसिलर में कुल 7 मेंबर होते हैं। 7 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एक एक मिनिस्ट्री व एक एक पोजीशन को वो एक्वायर करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में होता है कैबिनेट मिनिस्टर और वो 4 साल के लिए ही उस पोजीशन को एक्वायर कर पाते हैं। स्विट्जरलैंड में हमें एक नया चीज़ देखने को ये मिला कि स्विट्जरलैंड के जो फेडरल असेंबली बा उसका संसद क्या करता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट बॉडीज़ होते हैं जैसे कि फेडरल काउंसिल, फेडरल चांसलर, फेडरल जज, ये सब को फेडरल असेंबली के द्वारा बा उनके जो लेजिस्लेचर बा उनके संसद वो ही सबको चुनता है और उनको वो पावर देता है, पावर प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जैसे कि हम बॉडीज़ का नाम बोल सकते हैं जैसे कि फेडरल चांसलर, द अटॉर्नी जनरल एंड द जज ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अगर हम फेडरल काउंसिलर को बारे में बात करें जो 7 फेडरल काउंसिलर होते हैं तो जो भी प्रेसिडेंट पोजीशन एक्वायर करता है वो 1 साल के लिए होते हैं। तो उनके भीतर क्या होता था, रोटेशन होता था। एक व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट बनता है तो उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, वो चल जाता है, जो उसके सेकंड में होता है फिर वो सेकंड वाला प्रेसिडेंट बनता है। तो एक प्रकार का हम रोटेट प्रेसिडेंट वहां पर देखने को भी मिलता है। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक प्रोविजन है, स्विट्जरलैंड प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल। तो स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, तो एक्चुअली उनको फेडरल असेंबली ही चुनता है। Since Parliament elect the government, it also elect the Swiss president from within the 7 federal councillor। तो क्या होता है जब पार्लियामेंट बनता है तो उसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। उस गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के भीतर ही स्विस के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी 7 फेडरल काउंसिलर के भीतर में से ही एक प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ही और सी सर्व फॉर 1 year ओनली एंड डजंट हैव एनी मोर पावर देन हिज हर peer, बट इट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट एमंग इक्वल। तो क्या होता है, जो काउंसिलर के भीतर जो चुने जाते हैं राष्ट्रपति, उसके पास उतना क्षमता नहीं होता है और वो 1 साल के लिए ही होता है। द प्रेसिडेंट चेयर मीटिंग ऑफ द फेडरल काउंसिल। फेडरल काउंसिल में जितने भी सारे मीटिंग होते हैं वो ही चेयर करते हैं, वह उनके हेड होते हैं प्रेसिडेंट, एंड है स्पेशल ड्यूटी टू रिप्रेजेंट स्विट्जरलैंड व्हेन नेसेसरी। और साथ ही साथ स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि के रूप में हम अगर बाहर कंट्री जाते हैं, स्विट्जरलैंड के अगर स्विट्जरलैंड किसी बाहर के देश के साथ कोई भी संबंध रखना चाहता है तो उस समय स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट का अहम रोल रहता है। अगर हम स्विट्जरलैंड के वोटिंग राइट के बारे में बात करें तो वहाँ पर लिखा गया है कि ओनली स्विस नेशनल्स में वोट एट फेडरल लेवल। तो स्विस के नागरिक ही स्विस के फेडरल लेवल में जितने भी सारे निर्वाचन होते हैं वहाँ पर वोट कर सकते हैं। एनी स्विस सिटीजन ओवर 18 में वोट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंड रेफरेंडम। तो यहाँ पर बोला गया है कि स्विस के जो नागरिक जो 18 साल से ऊपर हो वो स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट्री इलेक्शन और रेफरेंडम में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर हम स्विट्जरलैंड में वोटिंग राइट्स के बारे में बात करें तो पहले मेंस लोगों को वोटिंग राइट था जो कि उनको 1848 कॉन्स्टिट्यूशन में मिल चुका था, बट
वोमेन वेर ओनली ग्रांटेड सफरेज एट फेडरल लेवल इन 1971। तो खाली वोमेन लेवल को कहाँ पर वोट देने का अधिकार था? फेडरल लेवल में। कब? कौन से ईयर में? 1971। तो उस समय क्या होता, एक ही कैंटन था जो कि खाली वोमेन लोगों के वोटिंग राइट्स के प्रति चिंतित था और उनको वोटिंग राइट्स का अधिकार दिया था। कब तक? 1991 तक उनको दिया था, एक ही कैंटन में। स्विट्जरलैंड के वोटिंग राइट्स में और एक चीज़ ये है कि फॉरेन नेशनल विदाउट स्वीट सिटीजनशिप्स आर नॉट अलाउड टू वोट एट फेडरल लेवल हाउएवर लॉन्ग दे हैव बीन इन द कंट्री। जब तक उनके पास सिटीजनशिप, एक एग्जैक्टली सिटीजनशिप या प्रॉपर सिटीजनशिप नहीं मिल जाता है, तब तक उनको स्विट्जरलैंड के इलेक्शन प्रोसीजर में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। साथ ही साथ और एक चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि बट सम कैंटन एंड कम्युनिस्ट अलाउ देम टू वोट ऑन लोकल मैटर। तो कुछ क्या होता है, कैंटन व कम्युनिस्ट उनको वोट करने का अधिकार देते हैं, क्योंकि उतने दिन से वो रहते आ रहे हैं, इसलिए वो सोचकर उनको वोटिंग राइट का अधिकार भी दिए हैं। कौन? कैंटन्स और कुछ कम्युनिस्ट। स्विस सिटीजन अब्रॉड में वोट इन स्विस पार्लियामेंट्री इलेक्शन। जो स्विस सिटीजन जो बाहर रहते हैं तो वो स्विस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम स्विट्जरलैंड के वोटिंग सिस्टम के बारे में देखें तो पी आर वोटेड विथ इनटू द नेशनल काउंसिल अंडर नेशनल वाइड रूल दैट स्पेसिफाइक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाउएवर रूल ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इलेक्शन वेरी बिटवीन विथ मोस्ट बट नॉट एट ऑल फेवरिंग द फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो यहाँ पर दो तरह के इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू उनके जो एमपी और जितने भी काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर होते हैं, बस सीनेटर, उनको दो प्रोसीजर के माध्यम से चुने जाते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है एफपीटीपी व फास्ट पास्ट द वोट सिस्टम के मेथड से ही उनके एमपी और द सीनेटर के जितने भी मेंबर होते हैं उनको चुने जाते हैं। एक में क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए? एमपी लोगों के लिए, जो एमपी नेशनल काउंसिल में बैठेंगे, और द काउंसिल ऑफ स्टेट के जितने भी मेंबर होते हैं उनको एफपीटीपी के माध्यम से ही चुने जाते हैं। आपको मैं खाली थोड़ा बोल देता हूँ कि एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है। आपको एफपीटीपी में क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको सिंपल मेजोरिटी के साथ आप इलेक्शन जीत सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा वोट हो, आप कोटा फिलअप करें या ना फिलअप करें उसका फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपके पास अगर ज़्यादा वोट हो एक इलेक्शन कंटेस्ट करते वक्त, तो आप एफपीटीपी के हेल्प के से एफपीटीपी के माध्यम से आप इलेक्शन जीत सकते हो। मगर आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वहाँ पर बहुत सारे प्रोसीजर देकर ही आपको जाना पड़ता है, जहाँ पर आपको एक कोटा भी फुलफ़िल करना पड़ता है। जब तक आप वो कोटा को फुलफ़िल नहीं करते हैं तब तक वहाँ पर इलेक्शन होता रहता है। जब आप उस कोटा को फुलफ़िल कर देते हैं तब आपको वहाँ पर विनर कैंडिडेट के रूप में वहाँ पर आपको डिक्लेयर किया जाता है। अगर हम स्विट्जरलैंड में वोटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो वहाँ पर होता है सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के माध्यम से वहाँ पर लोग इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इन एपेंजेला in Horden where the people vote for their council of state represented by show of hand in traditional gathering। तो अगर बात करें दो टेरिटोरी यहाँ पर दिया गया है, एपेंजेला एंड इन हॉर्डन वेयर द पीपुल क्या करते हैं, वहाँ पर हाथ खड़े करके ही वहाँ पर जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड से ही उनका जो रिप्रेजेंटेटिव, काउंसिल ऑफ स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव उनको चुनते हैं। ऑर्गेनाइज बाय द सो कॉल्ड लैंड्सगेमाइट और पीपुल असेंबली। तो लैंड्सगेमाइट मीन्स क्या है? प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर पीपुल व्हाट गेट टुगेदर एंड मेक द डिसीजन। अब हम स्विट्जरलैंड में देखे जाने वाले कुछ प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करेंगे। द मेजर स्विस पॉलिटिकल पार्टी इन पार्लियामेंट आर द स्विस पीपल पार्टी। तो स्विस के पार्लियामेंट में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलता है उनमें से एक पार्टी का नाम है स्विस पीपल पार्टी, देन है द सोशल डेमोक्रेट पार्टी, द लिबरल रेडिकल और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी। तो ये प्रमुख पार्टी जो कि हमें पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन देते हुए हमें देखने को मिलता है। करेंटली नो सिंगल पार्टी हैज़ ए मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। However, in 2015 parliamentary election, the right-wing populist SVP won a record 65 out of 206। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2005 के इलेक्शन के मुताबिक यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी पाने में कामयाब नहीं हुआ था, मगर SVP बोलकर एक पार्टी था जो कि 200 सीट से 65 सीट कैप्चर किया था, जो कि लोअर हाउस जो नेशनल काउंसिल पर, बूस्टिंग इट्स MP by 11 एंड बिकमिंग द नेशनल काउंसिल लार्जेस्ट पार्टी। तो उसका जो मेंबरशिप था कितना था? 11, MP कितना? 11, जिसके वजह से वो नेशनल काउंसिल में लार्जेस्ट पार्टी डिक्लेयर हुआ था। कौन सा पार्टी? SVP।
अब हम स्विट्ज़रलैंड के लॉ मेकिंग प्रोसेस को देखते हैं जो बहुत ही लेंदी होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पार्लियामेंट सीट्स फॉर 4 3 वीक सेशन इन ए ईयर इन मार्च जून सितंबर। तो 3 से लेकर 4 सेशन वहाँ पर बैठा जाता है, जो कि होता है मार्च में, जून में, सितंबर और दिसंबर में। Draft laws are debated up to 3 times by each chamber, with issue betting back and forth between them and compromises having to be made until they come to an agreement। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा चीज़ देखने को मिला कि एक ही टॉपिक के ऊपर वो 3 4 बार डिस्कशन करते हैं, वो दोनों हाउस में होता है डिस्कशन, और वो आखिरकार एक निर्णय में आते हैं, और आखिरकार उसको एट लास्ट बहुत सारे चर्चा डिबेट के चलते हुए और उसको आखिरकार एक पर्टिकुलर निर्णय में आकर उसको लॉ बना देते हैं। हमें एक चीज़ पता चला कि वहाँ पर कुछ भी आयन कानून लागू में लाने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया, बहुत सारे डिबेट डिस्कशन देकर ही आना पड़ता है। उसके बाद भी हम बोल नहीं सकते कि वो लॉ जो बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा वो ही लागू हो जाएगा। तो हमें और एक चीज़ देखने को मिलता है कि स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में कि वहाँ के जो पीपुल होते हैं, पीपुल के पास भी उसको भेजा जाता है, जहाँ पर पीपुल भी उसको रेक्टिफाई करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। तो ये इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाना बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है और बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। मेहनत के बावजूद भी हम नहीं बोल सकते हैं कि वही लॉ इम्प्लीमेंट भी हो सकता है बोलकर। स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के और एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स यहाँ पर जो डिवाइसेस पीपुल के पास होता है, जिसके वजह से हम वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड को बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलकर, जो कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड, जो कि इम्पोर्टेंट डिवाइस जो कि स्विट्ज़रलैंड को एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उपाधि देता है। तो देखते हैं क्या है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी। Famously, the Swiss people play a vital role in how the country is run by having their say in series of federal and cantonal referendum hold 4 times a year। तो यहाँ पर और एक चीज़ हमें देखने को मिला कि पीपुल का इन्वॉल्वमेंट, जो कि स्विट्ज़रलैंड के रूल एंड रेगुलेशन के प्रति जो पीपुल लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि जो भी उनका लॉ बनता है तो पीपुल के पास आता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। Introduced in 1874, the system require any amendment to the constitution to be put before the people in referendum। तो जो भी अगर स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना चाहता है, जो भी सरकार हो, तो उनको पीपुल का भी क्या सहमति चाहिए होता है, जिसके वजह से पीपुल को एक रेफरेंडम के रूप में उनके पास वो चीज़ भेजा जाता है। उसके बाद पीपुल अगर उसके साथ एग्री होते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला पाएंगे, अगर नहीं एग्री होते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं ले पाते हैं। The system means the government sometimes has a hard time passing legislation such as failure at referendum of a recent major tax reform। तो यहाँ पर बोला गया है गवर्नमेंट का भी कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से वो क्विकली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर पीपुल जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो फ्री एंड फेयर मैनर में फ्रिक्वेंटली वो हमारे स्विट्ज़रलैंड में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अगर स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी बदलाव लाना है तो इन दोनों व्यक्ति वस्तु का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है मेजोरिटी ऑफ द पीपुल और एक होता है मेजोरिटी ऑफ द कैंटन। कैंटन का सहानुभूति के साथ साथ पीपुल लोगों का भी सहानुभूति बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमें स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव लाना है तो इन दोनों का राजी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो डबल मेजोरिटी के बारे में बोला गया है, वो सब चीज़ हम 1874 कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला था। वो 1874 कॉन्स्टिट्यूशन में ही साफ साफ लिखा गया था कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव लाना है तो इन दोनों व्यक्ति वस्तु का राजी होना बहुत ही ज़रूरी है बोलकर। स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक प्रोविज़न है मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन लॉन्च ए रेफरेंडम। तो जितने भी पीपुल होते हैं वो भी अपने मन से एक रेफरेंडम इशू कर सकते हैं। रेफरेंडम मीन्स क्या है? रेफर टू द पीपुल, उसका मतलब यही है ना। तो अभी हम देखते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अगर हम रेफरेंडम के बारे में बात करें तो हमें 2 प्रकार के रेफरेंडम देखने को मिलता है। एक होता है ऑप्शनल रेफरेंडम और एक होता है कंपल्सरी रेफरेंडम। तो यहाँ पर अगर देखें तो लिखा गया है कि एनी स्विस सिटीजन में रिक्वेस्ट एन ऑप्शनल रेफरेंडम टू कॉन्टेस्ट ए न्यू और रिवाइज लॉ
To do so, they must gather 50,000 signature within 100 days. If the referendum goes ahead, the new law is passed or rejected by simple majority. तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई स्विस के सिटीजन स्विस के जो भी लॉ में कुछ भी परिवर्तन, आइन कानून में कुछ भी परिवर्तन लाना चाहता है तो उसको मिनिमम 50,000 सिग्नेचर चाहिए, वो भी 100 दिन के अंदर। अगर वो व्यक्ति वो कर पाता है तो स्विस के जो भी लॉ में वो परिवर्तन करने में सक्षम हो पाएगा और उसको रिजेक्ट भी कर पाएगा। अगर उसको और कोई लॉ बनाना है चाहता है तो उसके लिए वो प्रस्ताव भी दे सकता है। उसके लिए क्या चाहिए उसको? 50,000 सिग्नेचर, वो भी 100 दिन के अंदर। Since 1891, citizens may also demand a change to the constitution by a referendum by launching a popular initiative। तो बहुत बार क्या हुआ कि जो स्विस के नागरिक स्विस के संविधान में भी बदलाव लाने के लिए बहुत बार चेष्टा कर चुके हैं। It must be launched by a group of at least 7 citizens and must they be backed by 1 लाख सिग्नेचर विद इन 18 मंथ। तो उसमें अगर लाना है तो आपको 1 लाख सिग्नेचर, वो भी 18 महीने के भीतर ही चाहिए। पुश टू इट ए रेफरेंडम, ए डबल मेजोरिटी ऑफ द पीपुल एंड द कैंटन इज रिक्वायर्ड फॉर इट पास। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ भी परिवर्तन करना है तो आपको मिनिमम 1 लाख सिग्नेचर चाहिए और साथ ही साथ 18 क्या महीने के भीतर। अगर वहाँ पर ऑप्शनल रेफरेंडम में हमने क्या देखा था कि अगर हमें स्विस कॉन्स्टिट्यूशन व स्विस लॉ में कुछ भी परिवर्तन लाना है तो हमें वहाँ पर 50,000 सिग्नेचर, साथ ही साथ 100 दिन के भीतर। तो वो था ऑप्शनल रेफरेंडम। यहाँ पर था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अगर कुछ भी परिवर्तन लाना है तो हमको चाहिए 1 लाख सिग्नेचर, वो भी 18 महीने के भीतर। अब हम कुछ एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर इनिशिएटिव दैट हैव समव्हाट कंट्रोवर्शियल सक्सीड इंक्लूड द 2009 इनिशिएटिव टू बैन मिनरेट्स एंड 2040 एंटी मास इमिग्रेशन इनिशिएटिव। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी उस टाइम में क्रिएट हुआ था जो कि 2009 में मिनरेट्स को बैन करने को लेकर और 2014 में एंटी मास इमिग्रेशन को लेकर। बट स्टैटिस्टिकली दे आर लाइकली टू फेल। तो वो क्या हुआ था? फेल हो गया था। बिटवीन 1891 एंड 2016 सम 209 पॉपुलर इनिशिएटिव वेर वोटेड ऑन बट ओनली 22 वेर एक्सेप्ट। तो 209 पॉपुलर इनिशिएटिव क्या उसके खिलाफ वोट दिए थे, मगर 20 वेर एक्सेप्ट। तो 22 को ही वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था। हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है उसके मूल भाव के बारे में। तो फ्रेंड, जो स्विट्जरलैंड में देखा जाता है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर उसका एक खासियत होता है कि वहां पर पीपुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में देखते हैं जहां पर हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू में पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस में। वहां पर थोड़ा अलग होता है। वहां पर पीपुल चाहे तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। वहाँ पर उनको बहुत सारे डिवाइस दिया गया है जिस डिवाइस के थ्रू वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। ये सब एक एक डिवाइस होता है जो कि उनका डेमोक्रेसी को हमारे डेमोक्रेसी से थोड़ा अलग बनाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ स्टेट पावर डायरेक्टली बाय द पीपुल। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पीपुल के पास पॉपुलर सोवरेनिटी का बल होता है, जिस बल के कारण वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि दो डिवाइस के बारे में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में प्रिविलेंट होता है। एक है ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न डिवाइस। अगर हम उसका पहला डिवाइस जो कि है ट्रेडिशनल डिवाइस है, अगर ट्रेडिशनल डिवाइस के बारे में बात करें तो हमें एक शब्द हमेशा याद आता है जो है लैंड्सगेमाइट। लैंड्सगेमाइट का अर्थ है सिटी काउंसिल। तो लैंड्सगेमाइट यहाँ पर क्या करता है कि लोगों को एकत्रित करता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका राय लेता है और वो खुलकर वहाँ पर पार्टिसिपेशन करते हैं। अगर उसके इंग्लिश अनुवाद को देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि लैंड्सगेमाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी in which the sovereign power of the people is directly exercised by the assembly of all the citizens। तो यहाँ पर लोगों के भूमिका के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर उस लैंड्सगेमाइट्स को हमारे इंडियन सोसाइटी के साथ तुलना करें तो हम यहाँ पर भली भांत जानते हैं कि हमारे जो पंचायत सिस्टम में हम क्या करते हैं कि लोगों को एकत्रित करके एक जगह में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर डिबेट डिस्कशन करते हैं और एक निर्णय लेते हैं जहाँ पर हर लोगों का राय लिया जाता है। तो उस प्रकार का ही लैंड्सगेमाइट भी वहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग एक साथ बैठते हैं और एक चीज़ के नतीजे पे आते हैं, हर लोगों का राय लिया जाता है।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा डिवाइस है जो कि है मॉडर्न फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर हम चार डिवाइस के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं, जैसे कि हमारा रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइड और रिकॉल। इस चार डिवाइस के हेल्प से लोग अपना राय सरकार तक पहुंचा सकते हैं और वो इजीली और कंफर्टेबली वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और एक चीज़, हम जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं तो इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रिवेलेंट करने के लिए, उसको कार्यकारी करने के लिए हमें कुछ चीज़ का देखना पड़ता है। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में ये प्रिवेलेंट क्यों होता है, उसका वजह है कि उसका स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन होना, और साथ ही साथ यहाँ पर पीपुल लोग बहुत ही लिटरेट होते हैं, शिक्षित होते हैं, जिसके चलते हैं लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है कोई भी सरकार का काम और कार्य को समझने के लिए। इसीलिए ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादातर हम अच्छे से प्रिविलेंट होते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वहाँ उसका गढ़ माना जाता है, उसका स्तंभ माना जाता है स्विट्ज़रलैंड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को और अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ स्विस पॉलिटिकल सिस्टम। हाँ, यहाँ पर स्पेशल फीचर कहने का अर्थ यहाँ है कि पूरे देश में से स्विट्ज़रलैंड में ही ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रथा परिचालन होते हुए देखने को मिलता है। एंड इट अलाउ द इलेक्टोरेट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन डिसीजन टेकन बाय द फेडरल पार्लियामेंट एंड टू प्रपोज अमेंडमेंट टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर एक प्रकार का क्षमता यहाँ पर लोगों के पास होता है, जिसके थ्रू वो सरकार को कुछ भी सुझाव दे सकते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना भागीदारी निभा सकते हैं। All Swiss citizens as 18 and over have the right to vote in the election and referendum। तो यहाँ पर जो 18 साल से ऊपर होते हैं वो इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनका वोट देने का अधिकार है। साथ ही साथ वो रेफरेंडम के लिए भी उनका सुझाव लिया जाता है। तो इस प्रकार का फीचर्स हम कहाँ पर देखने को मिलता है, स्विट्ज़रलैंड को। तो स्विट्ज़रलैंड को दूसरे देश से एक भिन्न राष्ट्र के रूप में दिखाता है। इन स्विट्ज़रलैंड द पीपुल प्ले ए लार्ज पार्ट इन द फेडरल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर लोगों के भागीदारी के बारे में बोला गया है, जहाँ पर पीपुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑल स्विस सिटीजन एज 18 एंड ओवर हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन एंड रेफरेंडम। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 18 से ऊपर हो तो वो वोट देने के लिए सक्षम होता है, साथ ही साथ रेफरेंडम प्रोसीजर में भी हिस्सा ले सकता है। The Swiss electorate are called on approximately 4 times a year to exercise the right and vote on average of 15 federal proposal। तो जनरली यहाँ पर बोला गया है कि 4 साल में वो पीरियडिकली इलेक्शन चलता रहता है, जैसे कि इंडिया में 5 साल, वहाँ पर 4 साल में एक बार इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में लोगों को आराम से जो भी चाहें अपने मन मुताबिक वोट देकर एक सरकार का गठन कर सकते हैं। इन रिसेंट डिकेड द वोटर टर्नआउट एंड इलेक्शन एंड रेफरेंडम हैज़ बीन बिलो 40%। तो यहाँ पर ज़्यादातर बोला गया है कि जो रेफरेंडम को लेकर वो कितना परसेंट गिर गया है, 40% वहाँ पर गिर गया है। As well as the right to vote in election and referendum, Swiss citizens may voice their demand by means of 3 instrumental which form the core of direct democracy। तो जनरली अगर यहाँ पर बात करें तो हम पहले से जानते हैं कि वहाँ पर जो भी 18 साल से ऊपर होता है उसको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया गया है, जिस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से लोग अपना कोर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फुलफिल कर पाते हैं। जहाँ पर हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी मीन्स यहाँ पर पीपुल का क्षमता, पीपुल का योगदान के बारे में बोला गया है। उस योगदान को साबित करने के लिए यहाँ पर 3 डिवाइस के बारे में बोला गया है, पॉपुलर इनिशिएटिव, ऑप्शनल रेफरेंडम एंड मैंडेटरी रेफरेंडम। इस 3 डिवाइस के चलते हुए लोग अपना जो भी ओपिनियन साबित कर सकते हैं, जो भी अपना राय सरकार को लेकर वो दे सकते हैं। रेफरेंडम मीन्स रेफर्स किसके पास किया जाता है, पीपुल लोगों के पास किया जाता है, ताकि वो उनका ओपिनियन ले सके, वर्डिक्ट ले सकें। तो हम अभी जानते हैं कि प्रोफेसर मोनोब्लॉक ने एक दिया था अपना कोटेशन, जैसे कि बोल सकते हैं, रेफरेंडम इज अ डिवाइस वेयर बाय द इलेक्टोरेट में वीटो एन एक्ट व्हिच ए लेजिस्लेटिव बॉडी हैज़ ऑलरेडी पास। तो यहाँ पर ये वीटो कर सकते हैं जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा पास किया हुआ होगा। अगर हम उसको सिंपल वर्ड में समझें तो रेफरेंडम क्या है, इट इज़ ए पावर ऑफ द पीपुल टू अप्रूव और डिसअप्रूव एनी बिल व्हिच द लेजिस्लेचर हैज़ ऑलरेडी पास। तो अगर हम उसको सिंपल वे में समझें तो कोई भी ऐसा लॉ जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया हो, पारित किया होगा तो वहाँ पर पीपुल लोगों के पास क्षमता होता है कि वो उसको अप्रूव या डिसअप्रूव भी कर सकते हैं।
फ्रेंड, रेफरेंडम दो प्रकार का होता है, एक होता है कंपल्सरी रेफरेंडम और एक है ऑप्शनल रेफरेंडम। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये ऑप्शनल रेफरेंडम क्या है। तो इट्स मीन्स द बिल आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इज सबमिटेड टू द पीपुल for a referendum only when such a demand is made by definite and fixed number of people of the state, otherwise the bill becomes law without a referendum। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो भी आइन बनता है तो पीपुल के पास भेजा जाता है ताकि वो अपना विचार, अपना मत दे सकते हैं। उस मत को साब्यस्त करने के लिए यहाँ पर कुछ शर्त रखा गया है। जी, जो भी इंडिविजुअल बा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वो शर्त को फुलफिल करते हैं तभी जाकर कोई भी लॉ में बदलाव लाया जा सकता है। नहीं तो अगर कोई भी उसको डिमांड नहीं करते हैं, तो रेफरेंडम नहीं करते हैं, तो वो आइन के रूप में पारित हो जाता है। तो इसके लिए हमें एक प्रोसीजर देकर गुजरना पड़ता है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं वो प्रोसीजर। तो ऑप्शनल रेफरेंडम अलाउ द पीपुल टू डिमांड दैट एनी बिल अप्रूव बाय द फेडरल असेंबलीज इज पुट टू ए नेशनल वाइड वोट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेफरेंडम में कोई भी लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ को बनाया गया होता है जो कि इम्प्लीमेंट के लिए लोगों के पास भेजा जाता है, तो उससे पहले क्या होता है, एक रेफरेंडम लिया जाता है पीपुल लोगों का। उस रेफरेंडम को नेशन वाइड लोगों के द्वारा वोट किया जाता है। In order to bring about a national referendum, 50,000 valid signature must be collected within the 100 day of publication of new legislation। तो यहाँ पर बोला गया है कि कितना वोट चाहिए, 50,000 वैलिड सिग्नेचर जो कि हर एक व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ होगा, और वो भी कितने दिन में, 100 दिन के भीतर ही देना चाहिए। अगर 100 दिन के भीतर देते हैं तो उस जो भी लॉ बना होगा उसमें वो कोई चेंज, बदलाव या उसको टोटली चेंज कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं हो पाता है तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो लॉ के रूप में लोगों के तक पहुंच जाएगा। तो ये है ऑप्शनल रेफरेंडम। बोला गया है कि एक नंबर दिया गया है, उस नंबर के अनुसार ही लोगों के द्वारा जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा उसको वहाँ पर वो सोच सकते हैं। दूसरा रेफरेंडम जो कि है कंपल्सरी रेफरेंडम अथवा मैंडेटरी रेफरेंडम। तो कंपल्सरी रेफरेंडम में क्या बोला है देखते हैं। इट्स मीन्स द लॉ after it passage by the legislature has to be compulsory submitted to the people for their final approve or disapproval। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी लॉ बनेगा तो वो पीपुल के पास पहुंचेगा कि पीपुल का ओपिनियन लेने के लिए। तो यहाँ पर हमेशा ही होता है, मगर जो ऑप्शनल में होता है वो भेज सकते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं, मगर ये कंपल्सरी में उनको भेजना ही पड़ता है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट आर सब्जेक्ट टू मैंडेटरी रिफॉर्मेंट। तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, अगर कोई भी संशोधन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, तो वो पीपुल के पास पहुंचता है कि पीपुल का ओपिनियन लेने, वो क्या सोचते हैं, अपना राय वहां पर वो प्रकट कर सकते हैं। दे मस्ट बी पुट टू ए नेशन वाइड पॉपुलर वोट। द इलेक्टोरेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अप्रूव स्विस मेंबरशिप ऑफ स्पेसिफिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बोला गया है कि ओवरऑल लोगों का मत लिया जाता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव लेने के चलते हुए। तो अगर स्विट्जरलैंड में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो वहाँ पर लोगों का मत लिया जाता है, लोगों का राय लिया जाता है, लोगों के राय के अनुसार ही वहाँ पर स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव ला जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि स्विस मेंबरशिप ऑफ स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उस यहाँ पर बोला गया है कि वो स्विस मेंबर का भी स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव चाहिए होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो है सेकेंड डिवाइस वो है इनिशिएटिव, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलर इनिशिएटिव। उसका मतलब ये है कि इट इज़ ए पॉजिटिव डिवाइस बाय व्हिच पीपुल हैव द राइट टू इनिशिएट मेजर फॉर लेजिस्लेशन। तो यहाँ पर पीपुल के पास क्षमता होता है कि वो कोई भी प्रस्ताव दे सकते हैं, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर व अथवा कोई भी लॉ को लेकर। तो उस लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होता है अभी हम डिस्कशन करेंगे। The popular initiative gives citizens the right to propose an amendment or addition to the constitution। तो यहाँ पर पीपुल लोग भी अपना मत दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, वो अपना तरीके से वो अपना हिसाब से प्रपोज भी कर सकते हैं पार्लियामेंट को। तो उसके बारे में यहाँ पर बोला गया, वो इनिशिएटिव उनको वो क्षमता देता है। इट एक्ट्स टू ड्राइव or launch political debate on a specific issue. For such initiative to come out, the signature of 1 lakh voter who support the proposal must be collected within the 18 month। तो यहाँ पर बोला गया है कि वो सब चीज़ को करने के लिए एक क्राइटेरिया दिया गया है। कितना सिग्नेचर चाहिए, यहाँ पर 1 लाख सिग्नेचर चाहिए, वो भी 18 महीने के भीतर ही। द अथॉरिटी समटाइम रेस्पॉन्ड टू एन इनिशिएटिव विद अ डायरेक्ट काउंटर प्रपोजल इन द होप दैट मेजोरिटी ऑफ द पीपल एंड द कैंटन सपोर्ट दैट इंस्टेड। तो यहाँ पर बोला गया है कि द अथॉरिटी जो भी होते हैं वो सरकार में वो क्या करते हैं कि पीपुल को काउंटर प्रपोजल के रूप में कुछ देते हैं, उस
सुझाव को लेकर पीपल अगर चाहें तो उसको भी अप्रूव करने में मदद कर सकते हैं, बा उसको डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। तो ये पॉपुलर इनिशिएटिव क्या है कि पीपल के पास एक अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के चलते है वो उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने दिया जाता है। जैसे कि वहाँ पर हम जानते हैं कि लेजिस्लेचर को ही एक बॉडी, स्पेसिफिक बॉडी जो कि हमारे लिए लॉ बनाता था, तो यहाँ पर पीपल भी अपने मुताबिक कुछ भी लॉ चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से भी वो प्रस्ताव दे सकते हैं। अगर उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त करना है तो पहले उनको किया चाहिए कि 1 लाख सिग्नेचर चाहिए, जो भी उसको सपोर्ट करते हों। वो कितने मंथ के भीतर, 18 मंथ के भीतर अगर वो सपोर्टर ला पाते हैं और लोगों का पूर्ण रूप से बहुमत मिलता है तो वो उस लॉ को लेजिस्लेचर में वो पारित कर सकते हैं और उसको लॉ के रूप में भी उसको उभार सकते हैं। तो ये पॉपुलर इनिशिएटिव स्विट्जरलैंड को बहुत ही अलग बनाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का थर्ड पॉपुलर डिवाइस है रिकॉल। तो रिकॉल का मतलब ये क्या है? इट्स मीन्स द पावर ऑफ द पीपल टू रिकॉल देयर रिप्रेजेंटेटिव और लेजिस्लेटर एज मे नॉट बी एक्टिंग अकॉर्डिंग टू डिक्टेट्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन और मे मिसयूजिंग देयर अथॉरिटी एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो रिकॉल क्या है? किसी को बुलाना। तो यहाँ पर किसको बुलाना है? यहाँ पर लेजिस्लेचर बा रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया हुआ। तो अगर इनको लगा कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो वो उनको बुलाकर उनको क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये है रिकॉल का क्षमता, और इस रिकॉल के डिवाइस को यूज करके पीपल कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकता है और क्वेश्चन कर सकता है। द वोटर पोजेस द राइट टू कॉल बैक एन इलेक्टेड ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव हु फेल्स कैरी आउट हिज ड्यूटी फेथफुली। अगर कोई व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और उसमें कोई भी घपला कर रहा है तो यहाँ पर पीपल के पास एक क्षमता होता है कि वो रिकॉल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको कॉल बैक कर सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं। प्लेबिसाइड, जो कि एक फ्रेंच ओरिजिन है, जिसका मतलब है कि टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल ओवर ए पर्टिकुलर इशू। तो ये क्या है कि प्लेबिसाइड ऐसा एक डिवाइस है जिसके थ्रू क्या होता है कि पीपल का ओपिनियन लिया जाता है। कोई भी पॉलिसी को लेकर, कोई भी डिसीजन मेकिंग में पीपल अपना राय दे सकते हैं। किसके थ्रू में? वो प्लेबिसाइड के थ्रू में दे सकते हैं। तो लिकॉक ने क्या बोला था, देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉपुलर वोट ऑन एन इशू। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, तो ये क्या जाता है, पीपल के पास भेजा जाता है। वहाँ पर पीपल अपना खुद का राय लेते हैं, वो उसको अप्रूव करते हैं कि डिसअप्रूव करते हैं, कि उसके साथ हैं कि उसके खिलाफ है। तो इसकी तरह ये प्लेबिसाइड फंक्शन करता है।